एक सेकंड, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्लियर है ना? अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साउंड में कोई इशू तो नहीं ना? चलो बढ़िया बढ़िया। ओके 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 ओके। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। नोटिफिकेशन नहीं आता, ये एप्लीकेशन का कोई ग्लिच होगा, अदरवाइज देखो किसी को आता है किसी को नहीं आता, इसका तो क्या ही सॉल्यूशन हो सकता है ना? कुछ लोगों को पहुंच रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा, तो कुछ तो कोई बात होगी। पर खैर तुम्हें तो टाइम मालूम है, और जिस दिन अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं होती, तो फिर तुम सब जानते हो कि भाई मैसेज तुम्हारे पास आ ही जाता है, ठीक है? पर जनरली हमारी क्लासेस की टाइमिंग यही है ना? आज जैसे वो शेड्यूल्ड थी 6:15 पे, और अभी अपना फाउंडेशन होगी 7:15 पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास शुरू करते हैं, अब लोड नहीं, ठीक है? चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास, मैं आप सबको बता दूं, जितने भी हमारे बच्चे एटीएम में जुड़े हुए हैं और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से अपना ये बैच ले लो, ताकि बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाए और एटीएम का भी कोई सेंस बने। अदरवाइज बेसिक्स क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, तो एटीएम लेके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पर अगर बेसिक्स क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो फिर फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम सही जगह पर हो एटीएम में, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन फटाफट से मुझे बताओ। यहां पर हमने कल भी ये क्वेश्चन देखा था, पर थोड़ा आज घुमा के पूछा हुआ है, थोड़ा अलग अंदाज में पूछा हुआ है। जल्दी से बताओ, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ कम्स अंडर दी, यानी सीमा सड़क संगठन निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जल्दी बताओ। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक है? तो रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और मैंने तुम्हें बताया था बीआरओ, बीआरओ मई 1960 को बनाई गई थी, और इसका उद्देश्य मैंने तुम्हें बताया था, इसका जो एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैंने तुम्हें बताया था। एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाना, यानी बॉर्डर वाले एरियाज में रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, है ना भाई? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना, मैं हिंदी में तो लिख ही रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, टू कंस्ट्रक्ट रोड्स along with या along the borders, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाना, बॉर्डर के आसपास सड़कें बनाना, ये इसका काम है। और एक दूसरा काम भी मैंने तुम्हें बताया था कि बर्फ को हटाना, रोड को क्लियर करना, बर्फ को हटाना, ताकि सड़क का जो आना जाना है, सड़क पर जो आना जाना है वो कंटिन्यू हो सके, तो बर्फ को हटाना, टू क्लियर स्नो, टू क्लियर स्नो, ये दो काम है बीआरओ के। और बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। इसीलिए बीआरओ में जो लोग काम कर रहे हैं वो आर्मी पर्सनल्स ही हैं, आर्मी के लोग ही हैं, हमारी इंडियन आर्मी के लोग ही बीआरओ में काम कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि उनके पास सड़क बनाने की स्किल है, सड़क बनाने की स्किल है, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आरआरबी में पॉसिबल नहीं है, आरआरबी में हरीश भैया संभाल रहे हैं, मैं सिर्फ वहां पे हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है? चलो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज दी जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? जोजिला सुरंग परियोजना कहां स्थित है? अगर कोई मुझे बता सकता है तो बताए। जोजिला सुरंग परियोजना, जोजिला टनल कहां पर है?
अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू है, क्योंकि आपका पीवाईक्यू है और जिस टाइम का ये पीवाईक्यू है उस टाइम पर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं हुए थे, एक ही थे। तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अभी के लिए तुम मान सकते हो, क्योंकि अभी तो दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने जो ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। जोजिला टनल कहां पर है? लद्दाख में है। जोजिला टनल कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है, आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग है। पहले जब ये पीवाईक्यू था, यानी जब तुम्हारा ये एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पर इनफैक्ट 2019 का ये सवाल है, 2019 का ये सवाल है, तो उस टाइम पर ये दोनों अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, तो जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। तो जोजिला टनल आज के टाइम में कहां पर है बच्चों? लद्दाख में। और एग्जैक्टली कहां पर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो, तुम सब जानते हो कि यह है अपनी एक लाइन, इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। एक फिर ये लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और यहां पर बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एक माउंटेन रेंज है। ध्यान से देखो, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, मैं माउंटेन रेंज बना रहा हूं। ये POK से शुरू होती है ये माउंटेन रेंज, इस तरह से। इस माउंटेन रेंज का नाम है जास्कर माउंटेन रेंज, और ये हिमाचल तक फैली हुई है। इसका नाम क्या है बच्चों? जास्कर। तो इस जास्कर माउंटेन रेंज के ऊपर एक दर्रा है, एक पास है, जोजिला। क्या नाम है भैया? जोजिला। ये दर्रा है, देखो ये है यहां पर जोजिला। ठीक है, इस दर्रे का नाम क्या है? जोजिला। ला मतलब होता है पास, ला मतलब होता है दर्रा। तिब्बत की भाषा में, तिब्बतन लैंग्वेज में ला मतलब पास या दर्रा। तो जोजी पास कहो या जोजिला एक ही बात है। और यहीं पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो जोजिला है, ये जो जोजी पास है, ये दो सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है? ध्यान से देखना, दो सिटीज को कनेक्ट करता है। मैं मार्क करता हूं यहां पर ब्लू कलर से। तो यहां तो है श्रीनगर, और यहां पर है भैया लेह। यहां पर कौन सी जगह है? लेह। तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, जोजिला। पर तुम बोलोगे सर इमीडिएट पॉइंट्स कौन से हैं इसके, इस टनल के इमीडिएट पॉइंट्स? तो एक तो बच्चों यहां पर है, इसका नाम है सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग। और एक दूसरा यहां पर है सोनमर्ग के बाद ये देखो इधर द्रास। कौन सी जगह? द्रास। सुना होगा आप लोगों ने, जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था तो द्रास में भी युद्ध हुआ था। तो सोनमर्ग और द्रास के बीच में जोजिला पास है। अब इस पास में दिक्कत यह है बच्चों, कि यहां पर एक तो विंटर्स के टाइम में, सर्दियों के टाइम में एक तो यहां पर बर्फबारी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पास जो है बंद हो जाता है। एक तो बर्फबारी की दिक्कत है इस दर्रे में। किसकी दिक्कत है? बर्फबारी की दिक्कत है, यानी स्नोफॉल की दिक्कत है। चलो एक तो दिक्कत ये हो गई स्नोफॉल। दूसरी दिक्कत है कि लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड तो वैसे भी रिस्क रहता है। ठीक है, दूसरा इससे टाइम बहुत लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है इस पास को क्रॉस करने के लिए। इस अकेले दर्रे को क्रॉस करने के लिए, पास को क्रॉस करने के लिए 3 घंटे का टाइम लगता है। 3 आवर्स का टाइम लगता है, 3 आवर्स का टाइम लगता है। टाइम टेकिंग रास्ता है। तो बात यह है कि सर फिर जोजिला टनल की जो बात कर रहे हैं वो टनल क्या है? तो मैं आपको बताऊं, जोजिला टनल, ध्यान से देखो बेटा, जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख में है, ये हमें पता चल गया। क्योंकि अब इस पास में बर्फ, देखो विंटर्स के टाइम में यहां पर बर्फबारी। ठीक है भाई, विंटर्स के टाइम में बर्फबारी, दूसरा लैंडस्लाइड का खतरा, ऊपर से साला 3 घंटे लग रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक टनल बनी हुई है।
इन सब से बचने के लिए एक टनल बनी हुई नहीं, मतलब बनाई जा रही है 2020 से, 2020 से ऐसा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे कि 2020 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 2020 से, और 2026 में जाके ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में जाके वो पूरी होगी, 2026 में जाके पूरी होगी। और वो टनल जो है इस पास के पैरेलल है, इस पास के पैरेलल वो टनल बनाई जा रही है इस तरीके से, ये देखो। और ये टनल क्या करेगी, जो 3 घंटे का रास्ता है आपका, आप इस पास को क्रॉस करने में 3 घंटे लगाओगे, ये टनल की लेंथ होगी, इस टनल की लेंथ होगी, बेटा ध्यान से देखो, इस टनल की लेंथ 14.2 किलोमीटर, 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। और इस लेंथ के साथ ये एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल बन जाएगी, एशियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। पूरे एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं जिनमें से इंडिया एक है, तो 48 देशों में सबसे लंबी टनल बन जाएगी 14.2 किलोमीटर के साथ जोजिला टनल। तो जोजिला टनल लद्दाख में है आज के टाइम में, और तुम्हारे पीवाईक्यू के हिसाब से पूरा जम्मू एंड कश्मीर था तो J&K बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो ये जोजिला टनल के एंड पॉइंट्स हैं सोनमर्ग और द्रास। इस जगह का नाम क्या है, सोनमर्ग। सोनमर्ग क्या नाम है बच्चों, सोनमर्ग। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सोनमर्ग, गुलमर्ग तुमने सुना होगा। तो सोनमर्ग से द्रास के बीच में है ये, और ये टनल है अपनी इसके पैरेलल। तो किसी को अगर नजारे लेने हैं पास के, सीनिक ब्यूटी के मजे लेने, 3 घंटे बर्बाद करने हैं तो जाए इधर से। और किसी को 15 मिनट में जाना है, 3 घंटे का रास्ता 15 मिनट में, भाई कितनी देर में, 15 मिनट में टनल को क्रॉस कर जाओगे, 15 मिनट में। जहां 3 घंटे लगेंगे किसी को, तुम 15 मिनट में क्रॉस कर जाओगे। समझ में आया कि नहीं। तो ये है टनल, एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल बन जाएगी जब ये बन के तैयार हो जाएगी 2026 में। भाई सबको जोजिला टनल के बारे में सब कुछ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। 2020 में 2020 में ये यूटी बन गए हैं, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया। वो तो अभी बनी नहीं, वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तो अभी है ना निर्माणाधीन है। अभी आज के टाइम में विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया, मैं आपको बताता हूं। फिलहाल जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो ऑप्शन यहां पे दिए उनमें से जो लॉन्गेस्ट है, इनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो है अटल टनल। अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखना बच्चों, इसका पुराना नाम रोहतांग टनल है। अटल टनल का पुराना नाम क्या है, रोहतांग टनल। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और पुराना नाम, ओल्ड नेम हो जाएगा रोहतांग टनल। रोहतांग टनल क्यों है नाम, अभी समझ में आ जाएगा। तो पुराना नाम रोहतांग टनल, ठीक है। अब देखो भाई, ये है हिमाचल प्रदेश में, फटाफट से बता देता हूं, देखो समझ में आएगा तुम्हें। मैप के थ्रू यही तो फायदा है, मैप के थ्रू यही तो फायदा है, ध्यान से सुनो। ये है अपना रोहतांग पास, देखो ध्यान से, ये है रोहतांग पास। इधर तुम सब जानते हो, ये तो हो गया अपना मनाली, देखो ध्यान से, ये हो गया मनाली। ये मनाली है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके ठीक नीचे ये कुल्लू है, कुल्लू है ना, ये कुल्लू हो गया, ऊपर मनाली हो गया, इधर ये शिमला हो गया। हिमाचल की कैपिटल है शिमला। चलो ठीक है, हमें ये लोकेशन समझ में आ गई। ये रोहतांग पास है। कौन सा पास है, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। और पास का मतलब तुम सब जानते हो, दर्रा का मतलब तुम सब जानते हो कि पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता, पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताता हूं आवश्यक लेंथ वगैरह सब पता चलेगी। देखो अब सीन ये है
कि मनाली को लेह से कनेक्ट करता है रोहतांग पास। ध्यान से सुनो बेटा, ये इधर लेह है, तो लेह सिटी को मनाली से कनेक्ट करता है रोहतांग पास। इस तरह से कुछ देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मनाली से लेह को कनेक्ट कर रहा है रोहतांग, पर रोहतांग भी विंटर्स के टाइम में भैया क्लोज हो जाता है क्योंकि यहां पर हो जाती है बर्फबारी। तो विंटर्स के टाइम में कनेक्शन कट ऑफ है ना भाई। विंटर्स के टाइम में तो तुम जा ही नहीं सकते, बर्फबारी हो गई, जमा हो गई। और बीआरओ भी कब तक साफ करेगी? विंटर्स में तो लगभग हर दूसरे दिन अपना बारिश हो रही है। और पहाड़ों में बारिश तुम्हें पता है स्नो के फॉर्म में होती है, बर्फ के फॉर्म में होती है, इसलिए यहां पर स्नोफॉल डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। तो एक तो ये दिक्कत कि भाई चलो यहां पर ये बर्फबारी की दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि इस रोहतांग दर्रे से जब लोग गुजरते हैं तो पहली बात तो ये जिगजैग है। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा है रास्ता और काफी टाइम टेकिंग है, काफी टाइम टेकिंग है। क्योंकि मैं आपको अगर बात बताऊं, मनाली से अगर तुम एक जगह है यहां पर एक जगह है मनाली से अगर तुम केलोंग जाओगे ना, केलोंग, तो लगभग अगर तुम पास से जाओगे तो लगभग 6 घंटे का टाइम लगेगा। पास से जाओगे तो 6 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि इस पास से हिमाचल प्रदेश की जो ब्यूटी दिखती है, सीनिक ब्यूटी, ठीक है, वो इतनी जबरदस्त है कि लोग घंटों यहां पर ट्रैफिक जैम लगाकर एकदम उस सीनिक ब्यूटी के मजे लेते हैं। ऊपर से साला यहां पे टी पॉइंट खुल गया है, मैगी पॉइंट खुल गया है, तो लोग जो है और आराम से जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि यहां पर मनाली और केलोंग के बीच में ये पास है, बर्फबारी की दिक्कत, ट्रैफिक जैम की दिक्कत मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। और उसके बाद यहां पर एक दिक्कत है कि ये टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, लैंडस्लाइड की दिक्कत है, सारी दिक्कतें वही है जो जोजिला में है। अब सीन यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे ईयर 2000 के आसपास, सन 2000 से लेकर 2004 तक ये मान के चलो, तो उस टाइम पर उनका एक आइडिया था कि यार यहां पर ये ट्रैफिक जैम की बड़ी दिक्कत है, लोग जो है सीनिक ब्यूटी के चक्कर में यहां पर घंटों जाम लगा के बैठे रहते हैं, तो जिनको जल्दी वो अटक जाते हैं, तो ऐसा करो कि यहां पर एक टनल बना देते हैं, बिल्कुल पैरेलल ही एक टनल बना देते हैं। तो उनका ये आइडिया था कि एक टनल बना देते हैं, जिनको जल्दबाजी है वो टनल से निकल जाए। पर किसी वजह से उनके टेन्योर में टनल बन नहीं पाई, तो टनल का कंस्ट्रक्शन फिर हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, कांग्रेस की सरकार के टाइम पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो 2010 में रोहतांग टनल का नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, रोहतांग टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रोहतांग टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और फिर 2020 में जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2020 में 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2020 को यह कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस टाइम तक नहीं रहे, तो उनको डेडिकेट करते हुए मोदी सरकार ने रोहतांग टनल का नया नाम कर दिया बच्चों, अटल टनल। नया नाम क्या हो गया, अटल टनल। उन्हीं को डेडिकेट कर दिया क्योंकि उन्हीं का आइडिया था, तो अटल टनल। और अब इस अटल टनल की जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर, और 9.02 किलोमीटर के साथ ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग, विश्व की लॉन्गेस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट रोड टनल है। और एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जबकि हम लोगों ने अभी 14.2 किलोमीटर जोजिला वाली देखी, वो तो एशिया की ही होगी, जब बनके तैयार होगी वो एशिया की लॉन्गेस्ट होगी, और ये पूरे वर्ल्ड की है। वो 14.2 किलोमीटर होके सिर्फ एशिया की लॉन्गेस्ट, ये 9.02 होके पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट। फैक्ट आधा है, पूरा फैक्ट ये कि विश्व की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। समझ में आया बच्चों? इतनी ऊंचाई पर पूरे वर्ल्ड में कोई भी लंबी टनल नहीं है।
यह है इतनी ज्यादा ऊंचाई पर समुद्र तल से, सी लेवल से। तो याद रखना, इस टनल को बनाने का काम किसने किया, तुम सब जानते हो। इस टनल को बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो है सीमा सड़क भवन, नई दिल्ली। नाम ही यही है, सीमा सड़क भवन, नई दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा यहां पर आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे NH44? ये कल भी मैंने बताया था कि NH44 हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसकी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर्स, है ना। लगभग मान के चल सकते हो 4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, ठीक है। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, NH44 दो जगहों को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। और इसी को बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ में श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। तो ये है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। और ये जगह देखो, श्रीनगर से, ये श्रीनगर, तो श्रीनगर से इस तरह से ये आगे बढ़ता है दिल्ली होते हुए इस तरह से, फिर ये देखो, ये देखो नीचे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। तो ये है NH44, इंडियाज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आज के टाइम में, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडियन हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट एट। मैंने फैक्ट तो तुम्हें कल बता दिया था, जब एक दूसरे क्वेश्चन में उसको कर रहा था तो मैंने वो फैक्ट बता दिया था ये वाला। अब ये क्वेश्चन के ही फॉर्म में मैं लेके आया हूं, जल्दी बताओ भाई। भारतीय राजमार्ग नेटवर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? झांसी में। बहुत बढ़िया बच्चों, झांसी में। तो जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कि तुम्हें याद है कि नहीं, ये क्वेश्चन लाया गया है झांसी। बहुत बढ़िया। और मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है बच्चों, ये 1999 में लॉन्च हुआ था और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था। ही लॉन्च्ड इट, ठीक है भाई। और बाकी तुम सब जानते हो कि अभी भी ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है ये प्रोजेक्ट, अभी भी ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अभी भी चल रहा है बच्चों। और मैंने तुम्हें बताया था कि कितनी लंबाई है इसकी। भाई ये तो हो गया अपना श्रीनगर से इस तरह से देखो, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, है ना भाई, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और ये हो गया अपना सिलचर से, असम के सिलचर से, यानी ईस्ट से, ये देखो पोरबंदर तक, पोरबंदर तक। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। और ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? झांसी में। और मैंने तुम्हें लेंथ बताई थी, टोटल लेंथ जो है इस प्रोजेक्ट की, तो टोटल लेंथ कितनी है भाई? टोटल लेंथ मैंने बताई थी कि भाई इसकी तो है लगभग
4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और इसकी है 3300 किलोमीटर, यानी लगभग टोटल हो गई 7300 किलोमीटर, 7300 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट की लेंथ। ठीक है भाई, चलो अभी भी कुछ, कभी ये मान के चलो, अभी मान के चलो कि लगभग 6875 किलोमीटर के आसपास ये बन चुका है। ठीक है, 6875 और 6835 के आसपास ये बन चुका है, बाकी अभी ये रहता है 500-600 किलोमीटर का रहता है। चलो, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई, ये मैंने कल तुम्हें बताया था, पर आज इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जल्दी बताओ भाई। लवकुश बहुत बढ़िया बेटा, अगर पहली क्लास है कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया जल्दी बताओ। इसका ऑलरेडी लवकुश एक पार्ट कल हो चुका है, तो पहली क्लास से देखना शुरू कर, लाइव क्लास भी देख और पहली क्लास से भी देख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, NH8 बताया था ना मैंने कल, बिल्कुल। अच्छा माही गुप्ता, तुम्हारी भी पहली क्लास है, अभी तुमको बताते हैं, रुको अभी बताते हैं। जल्दी बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया। NH8 ये है दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करने वाला। मैं आपको मार करके बताता हूं, देखो दिल्ली से मुंबई, यह है NH8, दिल्ली से मुंबई, और ये हमें डिटेल में पढ़ना है कौन कौन सी सिटी से गुजरता है। कल तो मैंने बस बता दिया था कि दिल्ली से मुंबई के बीच में है, अब मैं तुम्हें सिटीज बताता हूं बीच की, इसकी बीच की, क्योंकि बात यह है बच्चों, इसे इसलिए डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये इंडिया का बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है। क्या बोल सकते हो आप इसे? इंडिया का व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का व्यस्ततम, इंग्लिश में भी लिखता हूं, अभी दिक्कत मत लो, व्यस्ततम, भारत का व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग, इंडियाज बिजिएस्ट नेशनल हाईवे, बहुत ज्यादा बिजी है यहां पर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जितने भी नेशनल हाईवेज पे ट्रैफिक है उसमें सबसे ज्यादा इस पर है, NH8 पर, दिल्ली मुंबई के बीच में। और दिल्ली मुंबई के बीच में जो सिटीज हैं वो देखो भाई, दिल्ली से निकल के आओगे गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा में एक जगह है गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी गुड़गांव। यहां से निकल के आओगे, यहां आओगे जयपुर, ठीक है भाई, जयपुर। जयपुर से जाओगे बेटा कहां पर, ध्यान से देखना, जयपुर से जाओगे अजमेर, जयपुर से कहां पर, अजमेर। अजमेर से कहां पर जाओगे बेटा, ध्यान से देखो, जयपुर, अजमेर, और अजमेर से जाओगे फिर उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, गुरुग्राम, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। फिर यहां से जाओगे गांधीनगर, गांधीनगर, उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद, फिर जाओगे वडोदरा, VD यानी वडोदरा, उसके बाद जाओगे भरूच, नर्मदा के किनारे भरूच, भरूच, भरूच से जाओगे सूरत, तो ये तो हो गया भरूच, ये फिर सूरत, और सूरत से मुंबई। आप कनेक्ट कर देते हैं भाई इसको, भाई दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, और उसके बाद देखो भाई ध्यान से मुंबई। ये है NH8, इंडिया का बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है भाई, सबको समझ में आया?
बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा ये है, हम कैसे याद किए, क्योंकि हम इस रूट पर घूमे हुए हैं, तो तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं, बस सोच रहा तुमको बस याद करना है। दिल्ली के बाद गुड़गांव हरियाणा में, फिर जयपुर, ऐसे याद रखो। दिल्ली हरियाणा में एक ही जगह है गुरुग्राम, राजस्थान में 3 जगह, जयपुर अजमेर उदयपुर, जयपुर अजमेर उदयपुर। गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, और उसके बाद ये सूरत, और सूरत के बाद मुंबई। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, राजस्थान की 3 सिटीज हैं, गुजरात की 5 सिटीज हैं, हरियाणा की 1 सिटी, और दिल्ली मुंबई तो है। ये है NH8 बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। ठीक है भाई, बाकी तुम बोलोगे सर NH1 NH2 और NH6 भी बता दो, तो मैं फटाफट से बता देता हूं आपको। NH1 तो सब जानते हो भाई, NH1 तो अमृतसर या अटारी से, अमृतसर या अटारी से ये हो गया दिल्ली तक NH1, अमृतसर या अटारी से, यहां पे अमृतसर लिख लेते हैं, तो अमृतसर से या अटारी से दिल्ली नेशनल हाईवे 1। और फिर भैया दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता यह है नेशनल हाईवे 2। ठीक है भाई, और फिर रही बात NH6 की, और मैंने तुम्हें कल भी बताया था NH1 NH2 को मिलाकर बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। इसी को मेडिवल पीरियड में बोलते थे बादशाही सड़क, सड़क के आजम। और मैंने बताया था एंशियंट टाइम में, मौर्यास के टाइम पर इसे बोलते थे उत्तरापथ। तो कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसे। अब NH6 की बारी है, तो NH6 ध्यान से देखो बेटा, NH6 जो है वो यहां पर कोलकाता से लेकर, कोलकाता से लेकर हजीरा, गुजरात में एक जगह है हजीरा, कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से हजीरा नेशनल हाईवे 6 है बच्चों, नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से हजीरा। ठीक है, चलो। द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विद, भारतमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह से, राजमार्ग से, दूरसंचार से, रेलवे से। एक बात बताओ बे, जब टॉपिक पढ़ रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन, तो भैया यहां पर क्या आएगा बताओ जरा, आंसर क्या होगा फिर? ऑब्वियस ही बात है, हाईवेज होगा। ये तो कॉमन सेंस पर बेस्ड है अभी के लिए, तो हाईवेज, भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, और मैं तुम्हें बता भी देता हूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये, बेटा ध्यान से सुनो, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये 2015 में शुरू हुआ है, 2015 में शुरू हुआ है भारतमाला प्रोजेक्ट। और इस भारतमाला प्रोजेक्ट में गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर मिजोरम तक, मिजोरम तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक बॉर्डर के साथ साथ, बॉर्डर के साथ साथ सड़क बनाई जा रही है, बॉर्डर के साथ साथ यानी बॉर्डर के पैरेलल सड़क बनाई जा रही हैं। ठीक है भाई, बॉर्डर के साथ साथ सड़क बनाई जा रही हैं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 83,677 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही हैं, 83,677 किलोमीटर लंबी सड़कों का, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हो रहा है। और एक और चीज आपको बताता हूं, एक और चीज बताता हूं आप लोगों को कि ये जो सड़क है, ये जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला जो परियोजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है ये, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, भारत सरकार का प्रोजेक्ट।
ठीक है। बाकी एक बच्चे ने मुझसे अभी सवाल पूछा था, मुझे अभी कमेंट्स में याद आया एकदम से। उसने पूछा था कि सर ये तो NH44 है, सर श्रीनगर से कन्याकुमारी जो NH44 है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये तो समझ में आ गया, सर ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कोई नेशनल हाईवे है क्या? तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये है नेशनल हाईवे 27, NH27, और ये है NH44, ये है NH44, ठीक है। तो ये NH44, ये NH27, जिसका भी सवाल था बेटा एक बार याद कर लेना, मैंने बीच में देखा था एकदम से याद आ गया। चलो, तो यहां पर हो गया हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, 2015 में लॉन्च हुआ है। गुजरात से लेकर मिजोरम तक बॉर्डर के साथ साथ सड़क बनाई जा रही है। 83,677 किलोमीटर लंबी रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। भाई गुजरात से शुरू हो रहा है, गुजरात से शुरू हो रहा है, बिल्कुल बॉर्डर के पैरेलल सड़क बन रही है। अभी मैं बताता हूं क्यों बन रही है बॉर्डर के पैरेलल, अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो, है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिजोरम तक, यहां तक ये प्रोजेक्ट, यानी बेसिकली जितने भी हमारे दूर दराज के बॉर्डर क्षेत्र हैं, दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, फार फ्लंग बॉर्डर एरियाज हैं, फार फ्लंग, फार फ्लंग यानी दूर दराज के जो बॉर्डर एरियाज हैं। ऑब्वियसली बात है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, मुझे एक बात बताओ, यस और नो में जवाब देना, क्या बॉर्डर एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, विकसित हैं? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल पवन, बिल्कुल बताओ भैया, बॉर्डर एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है क्या? नहीं, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या बॉर्डर एरियाज में सिविलाइज्ड लोग रह रहे हैं, सभ्य लोग रह रहे हैं, हाई फाई क्लास वाले लोग रह रहे हैं क्या बॉर्डर एरियाज में? यस और नो? एलीट क्लास रह रही है क्या? नहीं रह रही। एलीट क्लास तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेगा सिटीज में रह रही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में रह रही है। बिल्कुल। मुझे फिर एक बात और बता दो कि क्या वहां पर शहरी लोग रह रहे हैं? क्या वहां पर शहर हैं, बॉर्डर के आसपास बहुत बड़े बड़े शहर हैं क्या, सिटीज हैं क्या? यस और नो? नहीं है। क्या वहां पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रह रहे हैं? नहीं रह रहे। यानी बेसिक बात यह है कि बॉर्डर एरियाज का विकास कभी से ही नहीं किया गया। जब से भारत आजाद हुआ या उससे पहले अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, दे नेवर डेवलप्ड, इनफैक्ट आर इंडियन गवर्नमेंट नेवर डेवलप्ड दीज फार फ्लंग बॉर्डर एरियाज। इनको हमेशा हाशिए पर डाला गया, और यहां की अर्थव्यवस्था, यहां की इकोनॉमी, यहां के लोग सब पिछड़े हुए हैं। तो अब वहां के लोगों को विकसित करने के लिए, दूसरा वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए, क्योंकि सड़क बनेगी तो रोजगार मिलेगा, सड़क जाएगी तो वहां पर ढाबे वगैरह, दुकानें वगैरह, सारी दुकानें वगैरह सब खुलेंगी, इकोनॉमी सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज पर जो रोड बनेगा, इससे हमारे पड़ोसियों से सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि इन बॉर्डर एरियाज पर अगर हमारे पास सड़क रहेगी तो हम यहां पर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स यानी कि टैंक्स, मिसाइल्स, ये सब यहां पर ला सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। और कल को ससुरे अगर ये चोर और ये गिट्ठे अगर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सड़क होगी हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ले जाने के लिए इधर उधर। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आया भाई? पवन बेटा, पवन चौहान, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A बताया था मैंने, केरल में कुंडनूर से कोच्चिन के बीच में 6 किलोमीटर लंबा। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से देखो, तो यहां पर गुजरात से मिजोरम तक, गुजरात से मिजोरम तक ये प्रोजेक्ट
बन रहा है। और तुम बोलोगे सर मतलब अगर मान लो पाकिस्तान यहां पर अटैक करता है, सर अगर पाकिस्तान यहां पर अटैक करता है, यहां पर बीकानेर है, राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या सर हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा वहां बीकानेर पहुंचने के लिए, अपने टैंक्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह को ले जाने के लिए? नहीं, जितने भी आसपास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जिला मुख्यालय हैं, यानी जिला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब को कनेक्ट किया जा रहा है इस सड़क से। जैसे मान लो यहां पर कच्छ है तो कच्छ के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहां पर बाड़मेर है तो बाड़मेर के साथ कनेक्ट, यहां जैसलमेर है तो जैसलमेर के साथ कनेक्ट, यहां बीकानेर है तो बीकानेर के साथ कनेक्ट, यहां गंगानगर, यहां अमृतसर, यहां पर जम्मू, समझ रहे हो भाई? तो जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, वो भी कैसी सड़क से? ये जो सड़कें बनाई जा रही है ना, ये वाली जो सड़कें बनाई जा रही है, जो जिला से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके सड़क से रिलेटेड है, ये सड़क बन रही है 4 या 6 लेन वाली, 4 या 6 लेन्स वाली, इतनी चौड़ी, ताकि टैंक्स वगैरह आराम से पहुंचाया जा सके जहां पर भी जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो याद रखना बच्चों, याद रखना तुम लोग कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यानी जिला मुख्यालय से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इस रोड तक, बॉर्डर वाले रोड तक, बॉर्डर वाले रोड तक 4 या 6 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों? और लेन का मतलब क्या है? मान लो ये सड़क है तो बीच में तुम लोगों ने इस तरह की लाइंस देखी होंगी, है ना? तो ये हो गई, देखो ये लेन्स हैं। अब जैसे यहां पर देखो इस मेन सड़क में कितनी लेन है? 1 2 3 4, ये 4 लेन का, तो काफी चौड़ी सड़क है। तो इस तरह से 550 जिलों को, 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया के। तो जो भी यहां पर आसपास जिले हैं तो उनमें से 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, जिला मुख्यालयों को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों? हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। कैसी सड़क से? 4 से 6 लेन्स वाली। चलो भैया, ये भी हो गया हमारा। तो याद रखना, दूर दराज के बॉर्डर वाले इलाके, ग्रामीण इलाके, आदिवासी इलाके या पिछड़े हुए इलाकों को कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाई जा रही है। और दूसरा सिक्योरिटी रीजंस, सुरक्षा कारणों से, क्योंकि हमारे पड़ोसी ऐसे बकवास लोग हैं कि हमें इस सड़क की सख्त जरूरत थी, और आजादी के बाद से बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो ये काम जो है हमारी मौजूदा सरकार कर रही है। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़े। बांग्लादेश के पैरेलल क्यों? अच्छा, बांग्लादेश के पैरेलल पहले से बनी हुई है और बीएसएफ वहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी के तौर पे है, तो वहां पर सड़क की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यहां पर हमारा, यहां पर ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, ओहो 2 बार आ गया है क्वेश्चन। चलो तो इसको तो हटा ही देंगे। हाँ, ये देखो अगला क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सागरमाला प्रोजेक्ट? नाम से ही पता लगा सकते हो कि आंसर क्या होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट में, सागरमाला प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेट शामिल नहीं है सीधे तौर पर? जल्दी बताओ। सागरमाला सी से रिलेटेड, और तुम समझते हो सी से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट्स हैं, सागर से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन सा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु तो कोस्टल राज्य हैं, तटीय राज्य हैं। मध्य प्रदेश नहीं है, तो मध्य प्रदेश का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता। तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं भी मालूम तो इस तरह से सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। बाकी ये सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या, मैं आपको बताता हूं। सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं। आप सब समझते हो पोर्ट्स का मतलब, बंदरगाह का मतलब, है ना? पोर्ट यानी बंदरगाह।
और बंदरगाह का मतलब होता है कि व्यापार के लिए सामान को लोड और अनलोड करने की जगह, है ना। ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए वस्तुओं को, अरे नहीं 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 नहीं, बस्ता वस्ता नहीं टांगना है बाबू, इधर चलो, इधर इधर, हाँ सच्ची को बाबू, वही बेलन इधर उधर कर देंगे, समझ रहे हो। हाँ, वही बेलन इधर उधर जाएगा, समझ जाओ क्या बोल रहे हैं। हाँ, देखो भाई ध्यान से, अब देखो ध्यान से। तो यहां पर याद रखना कि टू लेन्स वाली सड़कों को 4 या 6 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, 4 या 6 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। चलो भाई, अब हमारे पास ये हो गया, 2 लेन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं 4 to 6 लेन्स में, ताकि स्मूथली ट्रैफिक कंट्रोल हो सके और साथ ही साथ सामान पोर्ट तक और पोर्ट से अंदर की साइट्स तक आराम से जा सके। चलो भाई, सबको समझ में आया। चलो, किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलो भाई जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, याद रखना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या है कि सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ है, भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ ही शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य प्रमुख बंदरगाह जो 13 हैं उनमें जो 2-2 लेन की सड़कें बनी हुई हैं उनको 4 से 6 लेन्स वाली सड़कों में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि इंटरनल साइट से पोर्ट तक सामान आसानी तक पहुंच सके और पोर्ट से फिर इंटरनल साइट्स तक आसानी से पहुंच सके। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेजर सिटी इज कनेक्टेड बाई NH31? कौन सा प्रमुख शहर NH31 से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, ओके, बोल दिया है प्रणय, जो भी बोल रहे हैं कि फोल्डर अलग बनाओ, बोल दिया है फोल्डर अलग बनाने के लिए, ठीक है, बन जाएगा, आजकल में बन जाएगा। तो भाई ये देखो, NH31 से जो कनेक्टेड सिटी है वो है ए, गुवाहाटी। NH31 कहां से कहां तक है मैं आपको बताता हूं। ये झारखंड में एक जगह है बरही, झारखंड में एक जगह है बरही, बरही। तो बरही से लेकर इस तरह से असम के गुवाहाटी तक, असम के गुवाहाटी तक ये है NH31, नेशनल हाईवे 31। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ये अकेला ऐसा नेशनल हाईवे है, याद रखो, इंडियाज ओनली नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत को मुख्य भारत से कनेक्ट करने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंडियाज ओनली नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद मेनलैंड इंडिया। भाई सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। उत्तर पूर्वी भारत को मुख्य भारत से कनेक्ट करने वाला अकेला नेशनल हाईवे है NH31, बरही और गुवाहाटी के बीच में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहां पर तो ये हो ही गया, आंसर पता चल गया, गुवाहाटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना?
इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी ईयर 2000 में। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। शुरू की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो नाम से पता चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर सड़कें बनाना, वहां पे रोड्स बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, ध्यान से देखो बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में गुड यानी अच्छी, ऑल वेदर रोड्स बनाना। इसका एम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में गुड यानी अच्छी, ऑल वेदर रोड्स बनाना, यानी हर मौसम में चलने वाली सड़क बनाना। ऐसा नहीं कि गर्मी सर्दी बढ़िया और जैसी मानसून आया उस टाइम पे सड़कें उखड़ गई। इस तरह का घटिया माल इस्तेमाल नहीं करना है सड़क बनाने में, क्वालिटी सड़क बनानी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में गुड ऑल वेदर रोड्स बनाना। और कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों से कनेक्टेड ही नहीं रहे कभी, जो सड़कों से कनेक्टेड ही नहीं है, उन्हीं में होगा ये। जो सड़कों से कभी कनेक्टेड ही नहीं रहे, जो सड़कों से कनेक्टेड ही नहीं रहे कभी, वहां पर ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और याद रखना एक कंडीशन है इस प्रोजेक्ट में। कंडीशन ये है कि शुरुआती फेज में ये बोला गया कि मैदानी क्षेत्रों में, जो प्लेन एरियाज हैं उत्तर भारत के, या जो भी हमारे प्लेन एरियाज है पूरे भारत में, मैदानी क्षेत्रों में, कंडीशन है यहां पर देखो, प्लेन एरियाज में ऐसे विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा, जिनमें मिनिमम पॉपुलेशन, कम से कम जनसंख्या कितनी होगी, मिनिमम पॉपुलेशन होगी 500। मैदानी इलाकों में उन्हीं गांवों को कनेक्ट किया जाएगा जहां पे कम से कम 500 लोग तो हों। अगर 500 लोगों से किसी गांव में कम है मैदानी इलाकों में, तो उस गांव को बाद में दूसरे फेज में कनेक्ट किया जाएगा, पहले फेज में कनेक्ट नहीं किया जाएगा। और यहीं पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली रीजन्स में एक और कंडीशन देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में भी कंडीशन है, मैदानी में तो बता दिया, पहाड़ी क्षेत्रों में यानी हिली रीजन्स में ये आधा कर दिया, 250 लोग तो होने चाहिए, 250 लोग तो होने चाहिए गांव के अंदर, 250 लोग होने चाहिए। समझ में आया बच्चों, ये प्रोजेक्ट था। तो ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, अभी भी चल रहा है, अभी भी इंप्लीमेंटेड है। समझ में आया कि नहीं? तो मैदानी क्षेत्रों में जहां पे 500 की आबादी है या उससे ज्यादा है, तो वहां पर कनेक्ट होगा, वो गांव कनेक्ट होगा, और पहाड़ी इलाकों में 250 वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा। जल्दी से बताओ, आज का कंटेंट क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, आज का कंटेंट क्लियर है? चलो भैया, तो अब ये हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। बाकी वही, जो लोग एटीएम में हैं और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फटाफट से फाउंडेशन बैच लो, ताकि तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो और एटीएम का फायदा उठा सको, वरना एटीएम का फायदा नहीं उठा पाओगे।
ना थ्योरी पूरी हो पाएगी, ना एटीएम समझ में आएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट से इस बैच में एनरोल हो जाओ। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से बैच चल रहा है। और आज के सेशन को बच्चों यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। फाउंडेशन की क्लास में मिल रहे हैं अभी 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर फाउंडेशन में मिलते हैं, जो फाउंडेशन वाले हैं वो। चलो भाई बेटा, आरआरबी बैच में हरीश भैया पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हूं वहां पर। एनटीपीसी में मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो।